तो आपका पहला क्वेश्चन आप रहा था कि मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है? तो देखिए, इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है ना, यानी विजेता जो रहे हैं, ये आपके स्पेन के जो है कार्लोस अल्कराज जो आपके विजेता रहे हैं। उप विजेता के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका इटली के जो है ना जैनिक सिनर जो आपका उप विजेता रहे हैं, लेकिन आपका विजेता के बारे में पूछा गया था तो ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज आपका करेक्ट आंसर होगा। और इनका देश का नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि स्पेन देश के जो है ये आपके रहने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका पुरुष एकल के बारे में। अगर आपसे महिला एकल के बारे में अगर पूछा जाना तो देखिए, इटालियन ओपन 2025 में महिला एकल की जो विजेता है ना, ये आपका इटली की जैस्मिन पाउलिनी जो है ना, ये आपका मतलब विजेता रही है। और उप विजेता जो है ना, ये आपका अमेरिका का कोको गॉफ जो आपका उप विजेता रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि मार्च 2025 में किसे भारत का जो है ना 58वां टाइगर रिजर्व जो है ये आपका घोषित किया गया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि 9 मार्च 2025 को जो है ना केंद्र सरकार ने जो है मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है ना ये देश का जो है 58वां टाइगर रिजर्व जो आपका घोषित किया है। तो ऑप्शन सी माधव टाइगर रिजर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात करें कि माधव टाइगर रिजर्व जो है ये आपका किस राज्य और किस जिले में स्थित है? तो देखिए, ये जो आपका टाइगर रिजर्व है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के जो है शिवपुरी जिले में आपका स्थित है। और इस घोषणा के साथ ही मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अब जो है ना कुल आपका 9 टाइगर रिजर्व जो आपका हो गया है, जो कि भारत के किसी भी राज्य में जो है ना ये आपका सबसे अधिक है। यानी सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। और इससे प्रीवियस में आपका पूछा गया था ना कि अप्रैल 2025 में जो है 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका किसे घोषित किया गया है? तो ये अप्रैल 2025 में 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका उड़ीसा की सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को जो आपका घोषित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका मार्टिर्स डे यानी शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की याद में जो है ना ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च 1931 को जो है ना लाहौर षड्यंत्र के केस के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत के 3 महान क्रांतिकारी, और वो 3 महान क्रांतिकारी कौन कौन से हैं? तो देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है ना ये आपका लाहौर जेल में जो आपका फांसी जो है आपका दिया गया था। और इसी महान सपूतों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ना भारत में आपका प्रत्येक वर्ष जो है 23 मार्च को जो आपका शहीद दिवस के रूप में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका 23 मार्च आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी 23 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है ना 2 दिन जो है ये आपका शहीद दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। एक तो आपका 23 मार्च को जो है ये आपका इनकी श्रद्धांजलि के तौर पर जो आपका मनाया जाता है, और दूसरा जो है ना ये आपका 30 जनवरी को जो आपका मनाया जाता है, क्योंकि भारत में 30 जनवरी को ये आपका महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को भी जो है ना ये आपका शहीद दिवस के रूप में भी जो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में जो वो पूछा गया था, इसलिए आपका जो है ना 23 मार्च ऑप्शन बी वाला जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि जुलाई 2025 में 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना, ये ब्राजील के जो है कौन से शहर में आपका आयोजित किया गया था? तो ये मैं आपको बता दूं कि 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना, यानी आपका 17वां संस्करण रहा था 2025 का, और ये जो आपका मतलब कि 6 से 7 जुलाई 2025 को जो है ना ये ब्राजील के जो है रियो डी जेनेरियो में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का अगर आपसे विषय यानी इसका थीम पूछा जाए कि क्या रहा था, तो देखिए इसका जो थीम है ना ये आपका स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए जो है वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये आपका 2025 का जो आपका विषय रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर जो है ना ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में जो आपका आयोजित किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जो सिंदूर है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आपका आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि नीति आयोग की रिपोर्ट और अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जो है ना वर्ष 2011-12 से 2024-25 के बीच जो है ना भारत में लगभग कितने लोग जो आपका गरीबी से आपका बाहर निकले हैं, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक और नीति आयोग के हालिया विश्लेषण यानी आपका 2022-23 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित जो है ना इसके अनुसार जो है भारत में अत्यधिक गरीबी दर जो है आपका 2011-12 के जो है 27.1% से गिरकर जो है ना ये आपका 2024-25 तक जो है ये आपका 5% से नीचे जो आपका आ गया है, जो कि आपका नीति आयोग के ऑफिशियल रिपोर्ट्स में आपका बताया गया था। और गरीबी से बाहर निकले लोग जो है ना इस अवधि के दौरान जो है लगभग आपका 17.1 करोड़ यानी 171 मिलियन लोग जो है ना अत्यधिक गरीबी की रेखा से जो आपका ऊपर उठे हैं, और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा जो है ना किस मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक जो आपका किया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने जो है ना ये आपका प्रलय मिसाइल को जो है 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक जो है ना ये आपका किया था। तो ऑप्शन बी प्रलय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 यानी खेलो इंडिया जो आपका विंटर गेम्स 2025 का जो पहला चरण है ना ये आपका कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो है ना ये आपका 2 चरणों में आपका आयोजित किया गया था, जिसका जो पहला चरण है ना ये आपका 23 से 27 जनवरी 2025 तक जो आपका आयोजित किया गया था। और कहां पर किया गया था पहला चरण? तो आपका लद्दाख लेह में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और इसमें आपका आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसी बर्फीली खेल जो है ना आपका शामिल किया गया था। तो ऑप्शन में आपका लेह लद्दाख दिया गया था। तो ऑप्शन बी लेह लद्दाख आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दूसरे चरण के बारे में आगे के शिफ्ट में अगर पूछा जाए तो ये दूसरा जो चरण है ना ये आपका फरवरी को आपका
मतलब कि जम्मू कश्मीर के जो है गुलमर्ग में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण रहा था? तो आपका 5वां एडिशन यानी 5वां संस्करण रहा था। और इसका अगर शुभंकर पूछा जाए तो आपका सीन एसी यानी हिंद तेंदुआ जो इसका शुभंकर रहा था। उद्घाटन की बात करें तो आपका केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है खराब मौसम के कारण जो है ये आपका वर्चुअली जो इसका उद्घाटन जो आपके किए थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 2025 के पदक तालिका में जो पहले स्थान पे है ना, ये आपका आर्मी रहा था। आर्मी के द्वारा जो आपके टोटल 7 गोल्ड मेडल, 5 जो आपका सिल्वर मेडल और 6 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया था। और मेडल टैली में जो आपका आर्मी की जो टीम है ये आपका मतलब कि शीर्ष स्थान जो आपका हासिल किया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो टीम है ना ये आपका दूसरे पायदान पे रहा था। हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है ना ये आपका 6 गोल्ड मेडल, 5 जो आपका सिल्वर मेडल और 7 जो है ना आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल था। और तीसरे पायदान पे जो है आपका लद्दाख की टीम जो आपका रहा था। तो सारे ऑप्शन मतलब कि सारे जो फैक्ट्स है ना ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप है कि हरियाणा सरकार ने जो है किस वर्ष तक जो है ना राज्य में पराली यानी स्टबल बर्निंग जलाने की प्रथा को जो है ना पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य जो आपका निर्धारित किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने जो है ना राज्य को 2027 तक जो है पराली मुक्त बनाने का लक्ष्य जो आपका निर्धारित किया है। तो ऑप्शन बी 2027 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। एक बच्चे ने बताया कि सर इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछा गया था, एक बच्चे मतलब कि 2-3 बच्चों ने बताया कि एवरेज वेलोसिटी पूछा गया था और 2-3 बच्चों ने जो है ना एवरेज मतलब कि स्पीड के बारे में जो आपका बताया था। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब आप कमेंट्स मत करने लगा कि सर एवरेज स्पीड पूछा गया था, कुछ बच्चे बोलेंगे सर एवरेज वेलोसिटी पूछा गया था। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों बता देता हूँ, ठीक है। जो भी पूछा गया होगा आप आंसर जो अपना चेक कर लेना। जैसे कि अगर क्वेश्चन पहले की बात कर ले, यदि कोई वस्तु जो है 5 सेकंड में आपका गतिमान है और उसका जो प्रारंभिक वेग है ना ये आपका 8 मीटर पर सेकंड है, तथा जो अंतिम वेग है यानी जो फाइनल वेलोसिटी है ना ये आपका -2 मीटर पर सेकंड आपका दिया गया था। तो उस वस्तु का जो है ना एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग जो आपका पूछा गया था कि क्या होगा, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए जब आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया होगा ना तो देखिए आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या फिर डिक्लेरेटेड में आपका औसत वेग का सूत्र क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी का जो सूत्र होता है ना आपका u प्लस v/2 होता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं u प्लस v/2 जो है ना ये आपका फॉर्मूला होता है, जहां पर u जो होता है आपका प्रारंभिक वेग होता है जो कि आपका क्वेश्चन में 8 मीटर पर सेकंड आपका गिवन जो आपका दिया गया है। अंतिम वेग भी आपका -2 मीटर पर सेकंड आपका दिया गया था। तो सिंपली इस सूत्र पे आप वैल्यू जो वो पुट कर दोगे तो v आपका कितना दिया गया है, u है ना पहले, हाँ तो u आपका कितना दिया तो आपका 8 दिया गया है, प्लस आपका -2 अंतिम वेग आपका -2 दिया गया तो -2 कर देंगे और नीचे आपका 2 कर देंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है। तो 8 - 2 कितना होगा तो आपका 6/2 होगा, यानी जो आपका अंतिम वेग होगा काटने के बाद एवरेज वेलोसिटी जो निकल कर आएगा ना ये आपका कितना आएगा तो आपका 3 मीटर पर सेकंड जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी 3 मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा गया होगा ना तो 3 मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया होगा ना तो ये एवरेज स्पीड में जो आपका मतलब कि सूत्र होता है ना आपका कुल दूरी बटे कुल समय होता है, जहां पे आपका प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है तो आपका 8 मीटर पर सेकंड दिया गया, अंतिम वेग आपका जो है -2 मीटर पर सेकंड दिया गया और टी आपका जो है 5 सेकंड दिया गया होगा। मुझे लगता है कि जब आपका टाइम दिया गया होगा तो एवरेज स्पीड ही आपसे पूछा गया होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो हम लोग त्वरण जो आपका निकालेंगे तो त्वरण कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है तो v - u/t होता है, जहां से हम लोग एक्सेलरेशन इस वैल्यू पे पुट करके जो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना ये आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो आपका निकल कर आ जाएगा और वस्तु 8 मीटर पर सेकंड से रुकने तक का जो समय होगा ये आपका क्या हो जाएगा तो आपका t1 इक्वल टू v बाई एक्सेलरेशन यानी 8/2 करोगे तो आपका t1 जो निकल कर आएगा ये आपका 4 सेकंड आएगा। और पहले 4 सेकंड में आपका जो छली दूरी है ना वो उसको पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे s1 मतलब कि गति का जो दूसरा समीकरण होता है ना s1 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इससे जब आप मतलब s1 निकालोगे ना तो आपका 16 जो है आपका निकल कर आएगा। उसके बाद 1 सेकंड में आपका विपरीत दिशा में चली दूरी हम लोग जो है इसी फॉर्मूले से s2 जो हम लोग निकाल लेंगे तो आपका -1 मीटर जो आपका मतलब कि निकल कर आ जाएगा। और दूरी हमेशा क्या होता है तो दूरी हमेशा आपका जो वो पॉजिटिव यानी आपका जो धनात्मक जो आपका लिया जाता है। तो कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा तो 16 + 1 आपका 17 मीटर जो आपका निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज स्पीड में जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया क्या होता है तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी आपका कितना दिया गया था तो कुल दूरी अभी मैंने 17 निकाला और कुल समय आपका कितना था तो 5 था। तो कितना होगा तो ये आपका 5 दिया 15 3.4 समथिंग कुछ जो है ना ये आपका जो एवरेज स्पीड जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन में आपका 3.4 अगर एवरेज स्पीड पूछा गया होगा तो 3.4 आपका ऑप्शन में दिया गया होगा। तो 3.4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है ना मटर के पौधे यानी पिसम सैटिवम पर अपने प्रयोग के लिए जो है ना कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन जो आपका किया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है ना मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन जो आपका किए थे और ये 7 प्रमुख लक्षण कौन कौन से थे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए पहला जो था आपका तने का ऊंचाई था, सेकंड आपका फूल का रंग था, तीसरा आपका फूल की स्थिति थी, फोर्थ आपका फूल का आकार, पांचवा आपका फली का रंग था, छठा आपका बीज का आकार और सातवां जो था ना आपका बीज का रंग था। ये 7 प्रमुख लक्षण का उपयोग जो आपका किया गया था और प्रत्येक लक्षण के जो है ना मैं आपको बता दूं कि 2 अस्पष्ट रूप थे। जैसे तने की ऊंचाई में जो आपका लंबा या बौना जो है ना ये आपका 2 स्पष्ट रूप जो इन्होंने मतलब कि बताया था। इसके अलावा इसके परिणाम की बात कर ले तो देखिए इन 7 लक्षणों के जो है ना सटीक अध्ययन के कारण ही जो है ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम और आपका जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम जैसे महत्वपूर्ण आनुवंशिक सिद्धांत भी जो है ना ये आपके दिए गए थे। तो ऑप्शन में आपका 7 जो आपका दिया गया था तो ऑप्शन बी 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि T20 क्रिकेट के इतिहास में जो है 62 वर्ष की आयु में जो है ना प्रोफेशनल मैच यानी पेशेवर मैच खेलने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी का नाम जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में जो आपका प्रोफेशनल मैच खेलने वाले जो सबसे उम्र दराज के जो खिलाड़ी है ना ये आपके एंड्रयू ब्राउनली है। और ये जो आपका एंड्रयू ब्राउनली है ना इन्होंने फॉकलैंड आइलैंड्स के लिए जो है ये आपका 2025 में आपका डेब्यू किया था। और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे उम्र दराज पदार्पण करने वाले जो है ना ये आपके मतलब कि पहले खिलाड़ी जो आपके बने हैं। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है तो देखिए उन्होंने तुर्की के उस्मान कोकर का जो है ना ये पिछला रिकॉर्ड जो वो तोड़ा है।
क्योंकि उस्मान गोकर जो थे ना, ये 59 साल की उम्र में जो आपका डेब्यू किए थे। तो ऑप्शन आपका एंड्रयू ब्राउनली आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, जनवरी 2025 में किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को जाना आधिकारिक तौर पर जो है भारतीय नौसेना में जो आपका शामिल किया गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी जिसका नाम क्या है, तो आपका आईएनएस बक्सीर जो है इसका नाम था, और ये आपका भारतीय नौसेना में जो है ना आधिकारिक तौर पर जो आपका शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी आईएनएस बक्सीर आपका करेक्ट आंसर होगा। और शामिल होने की तिथि अगर पूछा जाए तो ये मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी 2025 में जो है ना मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में जो है भारतीय नौसेना में जो आपका शामिल किया गया था। और किस प्रोजेक्ट के तहत, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है ना ये आपका बनाया गया था। और छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी यानी कलवरी श्रेणी की जो है आपका पनडुब्बी है। और इसका निर्माण अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा और किसके सहयोग से आपका किया गया है, तो देखिए इसका जो मतलब कि निर्माण है ना आईएनएस बक्सीर का जो निर्माण है ये आपका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल द्वारा जो है, और साथ में आपका फ्रांस के जो है ना नेवल ग्रुप के सहयोग से जो है इसका निर्माण जो आपका करवाया गया था। और इसकी विशेषता की बात कर ले तो ये जो आपका उन्नत सोनार, टारपीडो और एंटी शिप मिसाइलों से जो आपका लैस है, और इसमें कम शोर करने वाली तकनीकी स्टील्थ है जो इसे विभिन्न अभियानों के लिए भी जो है ना ये आपका उपयुक्त जो आपका बनाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला सम्मेलन 2025 यानी आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन समिट 2025 की जो बैठक है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है ना वर्ष 2025 की प्रमुख जो बैठक है ये आपका नई दिल्ली के प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो देखिए इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और मेक इन इंडिया 2.0 के लक्ष्यों पर भी जो है ना ये आपका चर्चा करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ था कि इन प्लांट्स एयर कंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग यानी पादप में वायु का जो संचालन है ना ये किसके कारण होता है, जहां पर इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पौधे में वायु का जो आदान प्रदान है ना ये मुख्यतः आपका स्टोमाटा यानी रंध्र के माध्यम से जो आपका होता है। और इस प्रक्रिया में जो है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका आदान प्रदान होता है। और रेस्पिरेशन यानी पौधे श्वसन के लिए जो है ना ऑक्सीजन जो आपका ग्रहण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ना ये आपका ऑक्सीजन जो आपका छोड़ते हैं। तो इसलिए पादपों में वायु का जो संचालन है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका ऑक्सीजन के कारण ही जो आपका माना जाता है। और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि 2024-25 में पूर्वोत्तर भारत के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट में जो है ना अवैध अतिक्रमण और वनों की कटाई के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर जो है ना ये आपका इकोलॉजी प्रोटेस्ट यानी पारिस्थितिकी विरोध जो है आपका देखा गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में जो है ना ये आपका बड़े पैमाने पर जो है पारिस्थितिकी विरोध जो आपका हुआ था। और इसका जो मुख्य कारण है ना ये पार्क के भीतर अवैध बस्तियों का निर्माण और वनों की कटाई था, जिससे वन्यजीव के आवासों को जो आपका खतरा भी जो आपका पैदा हो गया था। तो ऑप्शन आपका नामदफा नेशनल पार्क आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी नामदफा नेशनल पार्क आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि भारत में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर जो है ना मान्यता देने और इसके विकास को बढ़ावा देने में जो है ना किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण सहयोग जो आपका किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता देने और बढ़ावा देने में जो आपका मतलब कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सहयोग है ना ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो आपका दिया गया है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से पूछा गया था ना कि ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का जो आयोजन है ये मुख्य रूप से जो है ना किसके द्वारा जो आपका किया गया था 2025 में। तो देखिए ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की बात कर ले तो इसका आयोजन मुख्य रूप से जो है ना ये आपका फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी PEFI द्वारा जो है ना ये आपका क्राफ्टन इंडिया और साथ में आपका इन्वेस्ट इंडिया यानी नॉलेज पार्टनर के रूप में सहयोग से जो है ना इसका आयोजन जो आपका किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है ना ये आपके केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से के द्वारा जो है इसका उद्घाटन जो आपका किया गया था। और ये जो आपका कॉन्क्लेव है ना ये आपका 1 अप्रैल 2025 को जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इसका जो उद्देश्य है ना ये भारत को वैश्विक ई स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में जो है आपका काम करना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर ये वाला प्रश्न पूछा गया तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये वाला प्रश्न पूछा गया होगा ना तो ये वाला ऑप्शन आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना ये आपका आणविक द्रव्यमान जो आपका कितना होता है आपसे पूछा गया था। तो ये जब भी मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपका आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा जाना तो सबसे पहले तो आपको मतलब कि सूत्र तो आपको दिया ही रहता क्वेश्चन में, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान जो है आपको सबसे पहले जो वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर CO2 कार्बन का आपका जो परमाणु द्रव्यमान है ये आपका कितना होता है। तो ये कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है ये आपका 12 होता है। और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है ना ये आपका 16 होता है। चूंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है ये आपका CO2 होता है। तो ऑक्सीजन में आपका कितने परमाणु है, तो आपके 2 परमाणु है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 12U प्लस आपका 2 × 16 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में आपका 2 परमाणु है। तो 16 दूनी 32 और प्लस 12, 32 और 12 कितना होता है, तो आपका 44 होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका आणविक द्रव्यमान होगा ना ये आपका 44U होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु जो है ना अवतल लेंस के सामने आपका अनंत पर यानी इन्फिनिटी पर आपका स्थित होता है ना तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है या फिर किस प्रकार से बनता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब प्रकाश की किरणें जो है ना आपका कॉन्केव लेंस में यानी आपका की अवतल लेंस में आपका अनंत से आती है ना तो ये आपका मुख्य अक्ष के जो है आपका समानांतर होता है। और अवतल लेंस यानी आपका जो कॉन्केव लेंस होता है ना एक आपका डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी लेंस होता है। इसलिए ये जो आपकी किरणें होती है ना ये आपका लेंस से गुजरने के बाद जो ये आपका फैल जाता है। और जब इन फैली हुई किरणों को पीछे की ओर जो आपका बढ़ाया जाता है ना तो आपका मुख्य फोकस यानी ए पर जो आपका मिलता हुआ जो आपका प्रतीत होता है। यानी अगर प्रतिबिंब पूछा जाए कि कहाँ पर बनता है तो देखिए प्रतिबिंब जो है आपका अवतल लेंस के जो है मुख्य फोकस पर जो आपका बनता है। तो अगर पूछा गया कहाँ पर बनता है तो मुख्य फोकस आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसकी प्रकृति के बारे में या फिर आकार के बारे में पूछा गया होगा तो देखिए
अवतल लेंस में अनंत पर जब वस्तु आता है ना, तो ये आपका हमेशा आपका वर्चुअल यानी आभासी और इरेक्ट यानी सीधा जो आपका होता है। और आकार की बात करें तो आपका बिंदु आकार यानी पॉइंट साइज या फिर वस्तु से बहुत छोटा यानी हाईली डिमिनाइज्ड होता है। तो इन दोनों में से मतलब आपका जो भी पूछा गया होगा ना, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका रहता है कि डायबिटीज की जांच के लिए जो है ना मतलब कि किट जो है ये आपका किस संस्था द्वारा आपका विकसित किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज की जांच करने के लिए जो है ना ये आपका ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है ना ये भारत में डायबिटीज की पहचान और जांच को आसान, सस्ता और सुलभ बनाने के उद्देश्य से जो है ना ये आपका डायबिटीज चेक किट जो आपका विकसित जो आपका किया है। तो ऑप्शन ए ICMR आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है ना ये किस बल के कारण होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति मुख्य रूप से जो है ना ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। और जो कि आपका एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ये आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल के रूप में जो है ना ये आपका कार्य करता है, जिसमें चंद्रमा पृथ्वी को जो आपका खींचा रहता है और ये जो आपका वृत्ताकार कक्षा में भी जो है ना ये आपका परिक्रमा जो आपका करता है। तो ऑप्शन में आपका जो है मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपका दिया गया था, अभिकेंद्र बल जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल फोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि 3 ओम, किसी ने बच्चे बताया कि 4 ओम यहाँ पर था, तो कुछ भी वो मान आपका कुछ भी गिवन दिया हो, मैं आपको बस फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कैसे आपको निकालना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 3 ओम और x ओम की 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके जुड़े हुए हैं। यदि कुल वोल्टेज जो है ना ये आपका 10 वोल्ट है और धारा यानी करंट जो है ना ये आपका 2 एम्पियर है, तो x का मान जो है ना ये आपका x का जो मान है ये पूछा गया था कि ये कितना होगा। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ कि आपका जो श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है ना आपको कुल प्रतिरोध की गणना कैसे की जाती है। तो आपका R = R1 + R2 ये जो आपका फॉर्मूला होता है। तो आपका एक R1 कितना दिया गया, तो ये आपका 3 ओम दिया गया था। और दूसरा जो R2 है ना ये आपका x ओम जो आपका निकालना था, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका 3x + x1 मतलब कि x ओम, इसको हम लोग इक्वेशन 1 जो है ना ये आपका मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x जो आपका निकालना है। उसके बाद ओम का नियम का उपयोग करके जो है हम लोग कुल प्रतिरोध का गणना जो आपका कर लेंगे। तो ओम का नियम इक्वल टू क्या था, तो ये आपका V = जो है I × R होता है, जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन में गिवन है 10 वोल्ट इक्वल टू करंट आपका कितना दिया गया, तो आपका 2 एम्पियर जो आपका दिया गया है। और R हम लोग यहाँ से इजीली जो वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो R = हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका V/I जो आपका हो जाएगा, जहाँ पर भी आपका 10 दिया गया है, I आपका 2 दिया गया है। तो 2 × 5 = 10 यानी R जो निकल कर आएगा ना ये आपका 5 ओम जो आपका निकल कर आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान जो है आपका ज्ञात कर लेंगे। तो अब इक्वेशन 1 में जो हम लोग वैल्यू जो वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 किसे माना था, तो देखिए 3 ओम प्लस आपका x ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका 5 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 5 ओम इधर जब जाएगा तो आपका माइनस में चला जाएगा, 5 ओम - 3 ओम, ठीक है। तो x = हमारा कितना आएगा, तो आपका 2 ओम जो है ना ये आपका निकल कर आ जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 4 ही ओम दिया गया होगा, तो 4 - 2 कर लेंगे, तो यह मतलब कि सॉरी 5 - 4 कर लेंगे, तो आपका x जो वैल्यू आएगा ये आपका 1 ओम आएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपका 3 ओम दिया गया होगा या फिर 3 ओम, तो ये आपका 2 ओम आंसर आएगा। अगर 4 ओम मतलब कि दिया गया होगा ना, तो फिर आपका 1 ओम जो आंसर आएगा। लेकिन अगर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना ये आपका 2 ओम जो आपका निकल कर आएगा। और ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये वाला जो है ना आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 4 ओम पूछा गया था, तो 4 ओम वाले में आपका 1 ओम जो है ना फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका रहता है कि क्षारक यानी बेस में डालने पर जो है ना फेनोल्फथालीन का जो रंग होता है ये कैसा हो जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि फेनोल्फथालीन जो होता है ना एक आपका मतलब कि सिंथेटिक यानी कृत्रिम अम्ल क्षारक आपका एक इंडिकेटर होता है। और इसका जो उपयोग है ना ये विलयन अम्लीय या फिर क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए जो है ना ये आपका किया जाता है। और जब फेनोल्फथालीन को जो है ना ये आपका क्षारीय विलयन जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका डाला जाता है ना, तो ये जो आपका 8 पॉइंट से ऊपर pH स्तर पर जो है ये आपका गुलाबी रंग जो आपका देता है। और यदि माध्यम जो है आपका अत्यधिक क्षारीय होता है ना, तो आपका गहरा गुलाबी या फिर बैगनी भी जो आपका हो सकता है। यानी क्षारक में डालने पर फेनोल्फथालीन का जो रंग होता है ना ये आपका पिंक यानी गुलाबी होता है। तो ऑप्शन सी गुलाबी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के स्टेप में अगर आपसे पूछा जाए कि ये एसिड में डालने पर फेनोल्फथालीन का जो रंग है ये कैसा हो जाता है, तो देखिए अम्ल के साथ जब आपका प्रतिक्रिया होता है ना, तो अम्लीय या फिर उदासीन विलयनों में जो है फेनोल्फथालीन जो होता है ना ये आपका कलरलेस यानी रंगहीन जो आपका रहता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया कि विच आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर, यानी अम्ल जब जल से क्रिया करता है ना तो कौन सा आयन जो आपका बनाता है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब अम्ल जल से क्रिया करता है ना, तो ये जो आपका हाइड्रोजन आयन जो है ये आपका मुक्त करता है और जल के अणुओं के साथ मिलकर जो है ना ये आपका हाइड्रोनियम आयन जो है ये आपका बनाता है। और ये आयन जो होते हैं ना ये आपके जलीय विलयन को जो है अम्लीय बनाते हैं और विलयन में भी जो है ये आपका धनात्मक आवेश भी जो आपके बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन बी में आपका जो है दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि जब एल्यूमिनियम को जो है ना ये आपका फेरस सल्फेट के विलयन में आपका डाला जाता है तो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। मतलब कि एल्यूमिनियम फेरस को मतलब विस्थापित कर देता है, इस प्रकार का ऑप्शन जो है ना आपका दिया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि रिएक्टिविटी सीरीज यानी जब सक्रियता श्रेणी आप देखोगे ना, तो धातु की सक्रियता श्रेणी में जो है आपका एल्यूमिनियम जो होता है ना आपका लोहे यानी Fe जो है ये आपका अधिक सक्रिय होता है। और इस कारण एल्यूमिनियम जो होता है ना ये आपका लोहे को जो है ये आपका विस्थापित जो मतलब कि कर देता है। और अभिक्रिया के प्रकार की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो है एक आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और ये जो आपका मतलब कि एकल विस्थापन अभिक्रिया है, आप यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी आपका देख सकते हैं। और फेरस सल्फेट का जो विलयन है ये आपका आमतौर पर जो है ये आपका फेरस सल्फेट का जो विलयन होता है आपका आमतौर पर जो है ये आपका मतलब कि हल्के हरे रंग का जो है ये आपका होता है। और वह अभिक्रिया के बाद जो है ना ये आपका कलरलेस यानी रंगीन एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन में जो है ये आपका बदल जाता है। और लोहे के कण जो है ना ये आपके नीचे जो आपके जमा हो जाते हैं।
तो ऑप्शन जिस प्रकार से भी आपका दिया गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि फॉस्फोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला क्या होता है तो आपका H3PO4 होता है, में कौन सा आयन जो है ना ये आपका उपस्थित होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि फॉस्फोरिक अम्ल पानी में घुलकर जो है ना ये आपका 3 चरणों में जो आपका आयनित होता है और मुख्य रूप से जो है ना ये आपका हाइड्रोजन आयन तथा फॉस्फेट आयन के रूप में जो है आपका मौजूद होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंशिक रूप से जो है ना ये आपका मतलब कि डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट आयनों में भी जो है ना ये आपका टूटता है, और खासकर जब ये आपका एक दुर्बल अम्ल के रूप में जो है आपका व्यवहार करता है तब जो आपका इसमें जो आपका टूटता है। लेकिन इसमें आपका कौन सा आयन जो आपका मौजूद रहता है तो आपका हाइड्रोजन आयन और फॉस्फेट आयन जो है आपका मौजूद रहता है। ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि किसी धारावाहिक कुंडली यानी करंट कैरिंग कॉइल के कारण जो है ना उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये आपका किस नियम द्वारा जो आपका परिभाषित किया जाता है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका करंट कैरिंग कॉइल यानी धारावाहिक कुंडली के कारण जो है ना उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है ना ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल या फिर कभी कभी जो है ना आपका एम्पियर के नियम के द्वारा भी जो है ये आपका परिभाषित जो आपका किया जाता है, जहां पर कुंडली की धारा की दिशा में जो है अपनी उंगलियों को मोड़कर जो है ना अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है आपका बताता है। यानी अगर बात करें कि किसी धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है आपका किस नियम के द्वारा आपका परिभाषित किया जाता है, तो आपका राइट हैंड थंब रूल द्वारा जो है आपका परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि कुंडली के अंदर यानी आपका कुंडली के अंदर बल यानी फोर्स की दिशा के लिए जो है ना किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो देखिए कुंडली के अंदर बल की दिशा के लिए जो है ना ये आपका फ्लेमिंग के वामहस्त नियम यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग जो है ना ये आपका किया जाता है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जो प्रयोग है खासकर जो है ये आपका मोटर में जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका जो है केमिकल इक्वेशन को जो है ना बैलेंस करने के लिए आया था, यानी रासायनिक समीकरण को जो है ये आपका संतुलित करने को आया था, जहां पे एक आपका रासायनिक समीकरण दिया गया था 3H2SO4 प्लस XAL, फिर आपका प्रोडक्ट में आपका 3H2 प्लस YAL2SO4 का होल थ्राइस जो आपका दिया गया था। तो इस इक्वेशन को जो है आपको बैलेंस करके बताना था कि x और y की जो वैल्यू आएगी ना, इसका x और y का जो वैल्यू है, x इधर आपका हो गया और इस y का जो है आपका वैल्यू पूछा गया था और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो पहले आप इस इक्वेशन को जो है ना वीडियो पॉज करके जो आप अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं अब थोड़ा नीचे समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सल्फेट और हाइड्रोजन को जो है आपका बैलेंस करेंगे यानी आपका संतुलित करेंगे। तो देखिए समीकरण का जब आप दाईं ओर देखोगे ना तो यहाँ पर आप जब दाईं ओर देखोगे तो आपका 3H2 यहाँ पे 3H2 आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद इसका अर्थ ये हुआ ना कि आपके हाइड्रोजन में जो है कितने परमाणु है, तो 3 × 2 क्या होता है तो आपका 6 होता है, यानी हाइड्रोजन में जो आपका 6 परमाणु है। और इसे संतुलित करने के लिए बाईं ओर से जो है ना ये आपका कितना आवश्यकता होगा, तो आपका की मतलब 3 आपका जो वो आवश्यकता होगा, यानी आपका पहले ही क्वेश्चन आपका गिवन है 3H2SO4 यानी आपका 3 दूनी 6 इधर तो आपका पहले से ही बैलेंस्ड है, तो ये तो आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3H2 3 सल्फेट आपका जो है ये आपका समूह है। अब दाईं ओर जो है ना हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट के पहले से ही जो है आपका 3 सल्फेट जो आपका मौजूद है, यानी y का जो वैल्यू होगा ना ये आपका क्या होगा तो ये आपका 1 होगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर आपका 3 एल्यूमिनियम इधर है तो आपका y का जो वैल्यू आ जाएगा ये आपका 1 आ जाएगा। अब 1 क्यों आएगा आपको ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो आपका सल्फेट और हाइड्रोजन को जो है आपका बैलेंस कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन तो आपका पहले से ही बैलेंस है आपका इस इक्वेशन में। उसके बाद आपका यहाँ पर सल्फेट SO4 आपका 4 × 3 का तो 12 हो जाएगा, इधर भी आपका SO4 और इधर आपका 3 है तो 3 × 4 आपका 12 हो जाएगा, यानी ये जो आपका मतलब बैलेंस है। तो यहाँ पे तो आपका 1 ही रहेगा, y जो आपका 1 आ गया। अब हम लोग जो है ना कि एल्यूमिनियम को जो है ये आपका बैलेंस करेंगे। तो देखिए अब हम दाईं और एल्यूमिनियम परमाणु की जो संख्या देखते हैं, तो आपका राइट साइड में एल्यूमिनियम का आपका कितना है, तो एल्यूमिनियम का आपका 1 है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यानी आपका 2 मतलब कि एल्यूमिनियम परमाणु है। और अतः समीकरण को संतुलित करने के लिए जो है ना बाईं और भी जो है हम लोग 2 एल्यूमिनियम परमाणु जो आपका करेंगे, यानी आपका इधर तो आपका 2 है Al2 आपका यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, तो इधर भी हम लोग 2 जो वो डालेंगे, इसलिए x का जो मान निकल कर आएगा ना आपका कितना आ जाएगा तो आपका 2 मान जो आपका निकल कर आएगा। और जो आपका पूरा मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन होगा ना आपका इस प्रकार से जो आपका निकल कर आएगा। और x और y का वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो x का आपका 2 जो आपका निकल कर आएगा और y का आपका 1 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का जो उपयोग है ना निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये अवतल दर्पण का जो प्रयोग है ये आपका टॉर्च और हेडलाइट्स में आपका किया जाता है, सेविंग मिरर के रूप में भी आपका किया जाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सकों के द्वारा भी जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अवतल दर्पण का जो प्रयोग है ना ये आपका मतलब कि रियर व्यू मिरर्स यानी आपका जो है साइड व्यू मिरर के रूप में जो है ना इसका प्रयोग जो आपका नहीं किया जाता है, क्योंकि साइड व्यू मिरर में जो है ना ये आपका कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग जो आपका किया जाता है, क्योंकि ये जो आपका उत्तल दर्पण होता है एक आपका विस्तृत दृश्य क्षेत्र यानी वाइड फील्ड ऑफ व्यू जो आपका प्रदान करता है और वस्तु को आपका सीधा छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो आपका बनाता है, जो कि वाहन चलाते समय जो है सुरक्षा के लिए जो आपका आवश्यक होता है। यानी आपका वाहनों के लिए साइड व्यू मिरर का जो प्रयोग है ना ये आपका कन्वेक्स मिरर यानी आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जब सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के माध्यम से जो है ना प्याज के एक छोटे से हिस्से यानी छिलके को देखा जाता है ना तो क्या दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया था। और हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जब आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से प्याज के एक छोटे से हिस्से को यानी छिलके को देखा जाता है ना तो ये जो आपका प्याज के पूरे हिस्से में जो है एक जैसी समान कोशिकाएं जो है आपको देखने को जो वो मिलता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके असर्शन और रीजन यानी अभिकथन और कारण से भी जो है ना आपके मतलब की प्रश्न पूछे गए थे, जहां पर अभिकथन में आपका दिया गया था ना कि रूट ग्राफ्टेड प्लांट्स ग्रो रूट्स विल इन आइडेंटिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी अभिकथन में आपका दिया गया था कि रूट ग्राफ्टिंग वाले पौधे जो है ना अनुकूल परिस्थिति वाले क्षेत्र में अच्छी तरह
जड़ें जो आपका विकसित करते हैं। और कारण में आपका दिया गया था ना कि रोज एंड मैंगो प्लांट्स आर रूट ग्राफ्टेबल, यानी गुलाब और आम के जो पौधे होते हैं ना, इनमें आपका जो रूट ग्राफ्टिंग जो आपका की जा सकती है, ये जो आपका रीजन दिया गया था। और इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए पहले अगर अभिकथन की बात कर लेना, तो देखिए अभिकथन की पुष्टि हम लोग करते हैं, तो देखिए पहला अभिकथन आपका सही दिया गया है, क्योंकि रूट ग्राफ्टिंग जो है ना आपका एक ऐसी तकनीक है जहां पर आपका साइन मतलब कि स्टोन ऊपरी भाग को जो है ना सीधे एक आपका कटी हुई जड़ यानी आपका रूट स्टॉक पर जो आपका लगाया जाता है। और यदि मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्व यानी अनुकूल परिस्थितियां आपका सही होता है ना, तो ग्राफ्टिंग के बाद जड़ें और संवहनी ऊतक जो है यानी वैस्कुलर जो टिश्यू है ये आपका बहुत अच्छी तरह से जो आपका विकसित होता है। यानी अभिकथन जो ए है ना ये आपका वो सत्य दिया गया है। कारण आर की अगर हम लोग पुष्टि करें तो देखिए कारण आर भी जो है ना आपका मतलब कि तकनीकी रूप से जो आपका सत्य है, क्योंकि आम और गुलाब जैसे पौधे में जो है ना ये आपका ग्राफ्टिंग की विभिन्न विधियों का उपयोग जो आपका किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आम में जो है ना ये आपका इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग और गुलाब में आपका बडिंग जो है आपका अधिक सामान्य होता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इनकी जड़ों का जो उपयोग है ना ये ग्राफ्टिंग के लिए जो आपका किया जा सकता है। तो ये आपका तकनीकी रूप से जो कथन है ना मतलब रीजन जो है ये भी आपका सही जो आपका माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्याख्या का संबंध। तो यदि दोनों कथन आपका व्यक्तिगत रूप से सही है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कारण आर जो है ना ये आपका नहीं बताता है कि अभिकथन ए में आपका वर्णित जड़ें अनुकूल परिस्थितियों में ही क्यों अच्छी तरह से आपका विकसित होता है। यानी अनुकूल परिस्थितियों में विकास का संबंध पौधे की कोशिकाओं गतिविधियों और आपका जो है कैमिमियम के जड़ों से है, ना कि केवल इस तथ्य से है कि गुलाब या आम में जो है ना ये ग्राफ्टिंग की जा सकती है। यानी जब आप अभिकथन और मतलब कारण को पढ़ोगे ना तो आपका अभिकथन भी सही है और आर भी आपका तकनीकी रूप से जो आपका सही है, लेकिन रीजन जो है ना यानी जो आपका कारण है ये आपका अभिकथन की जो आपका सही व्याख्या नहीं कर रहा। और ये किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स विल हैव द मैक्सिमम पिच, यानी निम्नलिखित में से किस ध्वनि का जो तारवत्व है ना ये सबसे अधिक होगा या पिच जो है वो सबसे अधिक होगा। जहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि तारत्व जो है ना यानी आपका जो पिच होता है ये आपका वह गुण होता है ना जिसे हम तीखी और मोटी ध्वनि के बीच जो है आपका अंतर कर पाते हैं। और वैज्ञानिक रूप से आपका पिच जो होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब सभी ऑप्शन को अगर हम लोग तुलना करें तो देखिए पक्षी की आवाज का जो आवृत्ति होता है आपका सबसे ज्यादा होता है जो कि आपका 1445 हर्ट्ज होता है। हवा की ध्वनि आपका 600 हर्ट्ज होता है। पतियों की आवाज आपका 400 हर्ट्ज होता है। और शेर की दहाड़ है आपका न्यूनतम आवृत्ति लेकिन तीव्रता जो है ये आपका अधिक होता है 150 हर्ट्ज जो है ना। इसका मतलब कि आपका आवृत्ति जो आपका होता है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि का जो पिच है ना ये आपका सबसे अधिक होगा, तो आपका पक्षी के आवाज का होगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ जो है ना ये आपका कैसा होता है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हमेशा एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन जो आपका होता है जिसका जो स्लोप है ना यानी जो ढलान होता है ये आपका धनात्मक और स्थिर होता है, जो कि आपका स्थिर त्वरण को जो आपका दर्शाता है। और ये रेखा जो है ना समय जो है ये आपका एक्स एक्सिस के साथ जो है एक कोण जो है आपका बनाता है। और प्रारंभिक वेग के आधार पर जो है ना आपका जो ओरिजिन यानी मूल्य बिंदु से जो आपका शुरू हो सकता है या फिर आपका ऊपर से भी जो आपका शुरू हो सकता है। यानी एक समान से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ जो है आपका कैसा होता है, तो आपका स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस यानी समय अक्ष की ओर जो है झुकी हुई एक सीधी रेखा की तरह आपका होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल आता है कि यदि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जो है ना किसी ऊंचाई तक आपका उठाया जाता है तथा आपका जी का जो वैल्यू आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया था और किया गया जो कार्य है ना यानी वर्क डन जो है ये आपका 10,000 जूल आपका दिया गया था। तो वह ऊंचाई जो है ना यानी हाइट का जो मतलब मान है आपसे पूछा गया था कि हाइट जो है ये आपका कितना होगा। तो देखिए इसके लिए आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये आपका W इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका mgh होता है। जहाँ पे W आपका कितना दिया गया है, तो आपका 10,000 जूल जो आपका दिया गया है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे। मास हमारा कितना दिया गया, तो मास हमारा 10 केजी दिया गया है। जी भी हमारा 10 केजी दिया गया और h जो हमें निकालना है तो h इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो h इक्वल टू जो है ना आपका W बाई क्या होगा mg हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा W कितना दिया, तो आपका 10,000 दिया गया। ठीक है, और आपका जो है सॉरी 10,000 यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद आपका mg कितना हो जाएगा, तो आपका 10 × 10 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 से 0 आपका 2 जीरो कट गया। तो h जो हमारा निकल कर आएगा नहीं आपका 100 मीटर जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी 100 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि विच टिश्यू या कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ईयर यानी कान के बाहरी हिस्से यानी कर्ण पल्लव में जो है ना कौन सा ऊतक या फिर उपास्थि जो आपका मौजूद होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कान के बाहरी हिस्से जिसे आपका कर्ण पल्लव यानी पिन्ना जो आपका कहा जाता है और इसमें आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका एलो इलास्टिक कार्टिलेज यानी पीला लोचदार उपास्थि ऊतक जो है ना ये आपका मौजूद होता है। तो ऑप्शन बी इलास्टिक उपास्थि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि व्हाट डज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस यानी चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है ना ये किसका उत्पादन करती है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर बात कर ले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो देखिए ये जो आपका चिकनी अंतर्द्रव्यीय जो जालिका होता है ना ये कोशिका के भीतर जो है ये आपका वसा और लिपिड अणु के निर्माण में जो है ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका जो आपका निभाता है। और ये जो आपका कशेरुकी जंतुओं यानी वर्टिब्रेट्स की यकृत कोशिकाओं में जो है ना विषैले पदार्थ और दवाओं की आपका डिटॉक्सिफिकेशन में भी जो आपका मदद करता है। वहीं अगर मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ले तो ये जो आपका प्रोटीन का जो निर्माण है ना ये आपके आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा आपका किया जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर जो है ना ये आपके राइबोसोम जो वो होते हैं आपके चिपके होते हैं। और ऑप्शन में आपका डीएनए आपका दिया गया था। तो देखिए डीएनए और आरएनए का जो निर्माण है ना ये आपका संग्रहण मुख्य रूप से ये आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक के भीतर आपका होता है। और कोशिका झिल्ली की बात कर ले तो देखिए आपका सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो है ना निर्मित लिपिड और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित प्रोटीन मिलाकर जो है ना ये आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली बनाने में आपका मदद करते हैं। और इसी प्रक्रिया को जो है ना ये आपका मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी झिल्ली जीवाल आपका जनन भी जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये किसका उत्पादन करता है, तो आपका वसा और लिपिड का उत्पादन जो आपका करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक के ज्ञात करने का जो है ना सही सूत्र आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए स्नेल्स के नियम के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार जो है ना किन्हीं दो माध्यम के लिए जो है आपतन कोण की जो आपका होता है आपका साइन आई होता है, और जो अपवर्तन कोण की जो आपका मतलब की सिंबल होता है आपका साइन आर होता है, और इसका अनुपात जो एक आपका कांस्टेंट होता है, और इसी नियतांक को जो है ना पहले माध्यम से जो है सापेक्ष माध्यम का मतलब कि अपवर्तनांक जो आपका कहा जाता है, और प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन का जो नियम होता है यानी जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आपका सूत्र होता है आपका n इक्वल टू जो है साइन आई बाई साइन आर जो है ये आपका मतलब कि इसका सूत्र होता है, जहाँ पे आई जो होता है आपका एंगल ऑफ मतलब कि इंसिडेंस होता है यानी आपतन कोण होता है, और आर जो होता है आपका अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो साइन आई बाई साइन आर किस ऑप्शन आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को जो आपको चुनना था। तो देखिए कथन आपका ये ए में दिया गया था कि पौधे की जड़ों की वृद्धि जो है ये आपका गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। कथन बी में आपका दिया गया था कि तने की वृद्धि जो है ना ये सूर्य के प्रकाश से जो आपका प्रभावित होता है। ये दो कथन आपका दिया गया था, जिसमें आपका ट्रू फॉल्स जो आपका पूछा गया था। तो ये पौधे की जड़ें हमेशा जो है ना नीचे की ओर जो है ये आपका गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती है, और इसे ही जो है आपका पॉजिटिव मतलब कि जियोट्रॉपिज्म यानी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन जो है ना आपका कहा जाता है। इसलिए कथन ए तो आपका वो सही है। पौधे की तना यानी स्टेम हमेशा जो है ना प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है, और इसे आपका जो है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो आपका कहा जाता है, और ये जो आपका ऑक्सीजन हार्मोन के कारण जो है आपका होता है। तो ऑप्शन मतलब कि कथन बी भी जो आपका सही दिया गया है।